वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा वेव फंक्शन। ठीक है, हम लोग ये जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की है कि हम पहले कुछ लेक्चर्स ऐसे डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारा एक प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जो प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने बीएससी के अंतर्गत थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स में जिन चीज़ों को सीखा था उनको हम थोड़ा सा क्या कर सकें, उनका ब्रीफ रिकॉल ले सकें, ताकि जब हम एडवांस पोर्शन को करने जाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट के लेवल पर या जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं उनके लेवल पर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम एक एक करके उन टॉपिक्स को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे। ठीक है ना। तो जो आपका पूरा ये लेक्चर सीरीज चलेगी इसके अंतर्गत इनिशियल के कम से कम 6 से 7 लेक्चर ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से आपके सिलेबस के पार्ट तो है ही है, लेकिन उसको मैं इतना बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए। ठीक है ना। और फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो टाइमलाइन पढ़ी थी क्वांटम फिजिक्स की, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने बिल्कुल प्लांक से शुरू किया था और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स जिसको मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, वहाँ तक हमने कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं उन सब की चर्चाएं की थी। और मैंने उस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी प्रोवाइड करवा दिए थे। वो इसलिए प्रोवाइड करवाए थे ताकि वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप डिटेल में अगर आपको करना हो तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हो, ताकि हम इस एमएससी के लेक्चर सीरीज में उन वीडियो को यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है ना। बस हम 5-7 इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे और उसके पश्चात हम सीधे हमारे सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। और आपके सिलेबस में जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा मैथमेटिकल टूल्स इन क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, ये चीज है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेव फंक्शन को। ठीक है, तो वेव फंक्शन क्या होता है? आपको याद है प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशंस की बात की थी। अगर आपको याद हो तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने कैसे लिखा था, आप एक बार इसको देखिए थोड़ा। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे लिखा था? ये जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन थी, ठीक है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन वो क्या थी? अगर मैं वन डायमेंशनल स्पेस की बात करता हूँ तो वो थी हमारी -h×2 del 2 psi del x स्क्वायर प्लस v psi इजिकल टू i(h) del psi by del t। और अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करता हूँ तो वो थी -h×2m del स्क्वायर psi प्लस v psi इजिकल टू i(h) del psi by del t। ये हमने देखा था, ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन थी। और हमने ये भी कहा था कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो आपकी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, क्योंकि देखो पोजीशन में 2 बार डिफरेंशियल हो रहा है, जितनी बार डिफरेंशियल होता है उतना उसका ऑर्डर हो जाता है। और सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने ये भी कहा था कि इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन के रूप में क्या मिलेगा? साई मिलेगा। और ये साई क्या? आपका वेव फंक्शन है। तो हमें ये समझना है कि ये वेव फंक्शन बेसिकली क्या शो कर रहा है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जब आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे, सुने थे सॉरी, तब मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिकली और क्लासिकली चीज़ों को कंपेयर करते चलते हैं। उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार बन जाती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, उसको आप देखिए। अगर मैं क्लासिकली बात करता हूँ, क्लासिकली, ठीक है ना, क्लासिकली, तो क्लासिकली अगर मैं बात करता हूं तो मुझे आप एक चीज बताइए, कोई भी क्लासिकल पार्टिकल है, अगर मुझे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है ना, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या मुझे वो कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी जो मेरे पास होनी चाहिए? आपको पता है इन फिजिक्स हम किसी भी पार्टिकल की अगर हम कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं क्लासिकली तो हमें क्या चाहिए? उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, यही तो सब जानकारी हमें चाहिए। अगर ये जानकारी आपको मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, उस पार्टिकल की जो मोशन है, उसकी जो गति है, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड करवा सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। तो क्लासिकली वो कौन सी क्वांटिटी है जिसकी सहायता से, केवल एक क्वांटिटी ऐसी है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो क्वांटिटी है आपकी, आपने पढ़ा भी होगा, वेक्टर आर, जिसको हम कहते हैं स्थिति सदिश, या इसको आप कहते हो पोजीशन वेक्टर। अब इससे क्या फायदा होगा? अगर मान लीजिए आपको किसी पार्टिकल का आर पता चल गया, और आर पता हमें कैसे चलता है? सिंपल सी बात है,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से कोई पार्टिकल मान लीजिए यह है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करेंगे, मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, कहीं पर भी कर लीजिए। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी, यही डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। तो आप किसी भी पार्टिकल के लिए आर को आराम से ज्ञात कर सकते हो। और एक दफे जब आपने आर ज्ञात कर लिया, तो अगर मैं इस आर का टी के सापेक्ष में डिफरेंशियल करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, v। तो ये v क्या है, उसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर और इस टाइम t पर। अब अगर मान लीजिए इस v का मैं क्या करता हूं, t के सापेक्ष डिफरेंशियल करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये लीजिए, मुझे r ही पता चला, केवल r की सहायता से मैंने v भी निकाल लिया और a भी निकाल लिया। अब अगर मान लीजिए मुझे इस पार्टिकल का मास मालूम हो, जो पता ही होगा, तो मैं क्या करूंगा, उसका मोमेंटम भी आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, वी यहां से निकल जाएगा। अगर मुझे उस पर अप्लाइड फोर्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ma। तो आप देखिए, केवल r के पता चलने से आपने उस क्लासिकल पार्टिकल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दिया। तो ये तो बात की हमने किसकी, क्लासिकली या क्लासिकल फिजिक्स की। अब हम इसको कंपेयर करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा कि जो भूमिका, जो रोल इस पोजीशन वेक्टर का होता है क्लासिकली, वो सिमिलर रोल किसका होता है, साई का। वो सिमिलर रोल किसका होता है, साई का। किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इस साई के लिए अभी आगे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि वंस यू नो द साई देन यू नो एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम। यानी अगर एक दफे आपने साई को ज्ञात कर लिया तो उसके पश्चात आप उस सिस्टम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यहां पर भी यही तो कहा था, एक बार आपने आर डिसाइड कर लिया तो फिर बाकी आपके लिए बहुत आसान है। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब साई बेसिकली क्या डिनोट करता है, ठीक है ना, इससे आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी वो सब मैं आगे लिखने वाला हूं। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी आप साइड में एक बार नोट कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, इसको थोड़ा अलग से समझिए। ये जो साई है आपका, ठीक है ना, इस साई को बेसिकली में ऐसे लिखते हैं, साई आर कोमा टी, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल में। और अगर 1 डायमेंशनल की बात करनी हो तो इसको हम लिखते हैं एक्स कोमा टी, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल और ये 1 डायमेंशनल। साई आर कोमा टी क्या दर्शाता है, साई आर कोमा टी दर्शाता है किसी पोजीशन आर और किसी टाइम टी पर उस पार्टिकल के वेव फंक्शन को दर्शाता है। उसी प्रकार से साई एक्स टी क्या हो जाएगा, किसी पोजीशन एक्स और किसी टाइम टी पर उस पार्टिकल के वेव फंक्शन को दर्शाता है। तो ये बेसिकली है क्या, ये है आपका वेव फंक्शन। ध्यान रखना, साई आर टी क्या है आपका, ये है आपका वेव फंक्शन। और इस वेव फंक्शन के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें यहां नोट कर देता हूं। इन जनरल जो वेव फंक्शन होता है वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा कि इन जनरल, है ना, मतलब वहां पर तो जो आर एफ पी थे वो सारे के सारे क्या थे, आपकी एक रियल क्वांटिटी थी। लेकिन यहां पर साई क्या होता है, इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। तो आप लिखिए, इन जनरल, सामान्यतः इन जनरल साई इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। रियल भी हो सकता है लेकिन इन जनरल ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो कैसे लिखते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं। जहां आपका ए और बी तो रियल क्वांटिटीज है और ये आयोटा इस पूरे जेड को क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। फिर हम लोगों ने एक शब्द और सुना होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जेड है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मैं ऐसे लिखता हूं जेड स्टार। तो ये हम जेड स्टार कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि जहां भी आयोटा है वहां पर आप उस आयोटा को क्या कर दीजिए, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये तो जेड हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर और ये जेड स्टार हो गया इस जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसको मैं यहां लिख देता हूं, देखो जेड स्टार क्या है, जेड स्टार है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो उसी प्रकार से देखो साई आपका इन जनरल क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो साई स्टार भी आपका अवेलेबल होगा ही होगा, वो जीरो नहीं होगा। सपोज कीजिए जेड अगर केवल रियल होता तो जेड स्टार क्या होता, सेम जेड के बराबर ही हो जाता एक तरह से, ठीक है ना, दोनों डिफरेंट होते नहीं। लेकिन चूंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उससे डिफरेंट होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो अब देखिए, साई इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होगा। उस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, साई स्टार। तो ये क्या हो गया, इसको भी आप लिखिए, ये है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, ठीक है ना, जो आपका वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और आपको एक चीज ये भी पता है कि यहां देखिए आप
कि जब किसी नंबर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और उसके कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान आता है मोड जेड स्क्वायर, और ये जो मोड जेड स्क्वायर होता है वो एक रियल क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? रियल क्वांटिटी होती है। आप जानते हो, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस और वो वापस माइनस प्लस, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस क्वांटिटी के मॉडुलस का स्क्वायर प्राप्त होता है और वो एक रियल क्वांटिटी होती है। तो उसी प्रकार से आप देखिए, ये जो साई है और ये साई स्टार है, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मोड साई स्क्वायर के बराबर। तो यहां तक आप चीज आसानी से समझ गए। अब हम आते हैं हमारे मूल, जो हमारा मेन फोकस करने वाला पॉइंट है वो क्या है कि जो साई है, ठीक है ना, हमने ये तो पता कर लिया कि साई आपको मिलता कहां से है, कि जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ही आपको क्या प्रदान करता है? साई प्रदान करता है, ठीक है ना, इट गिव्स अस साई। और साई को हमने क्लासिकली भी समझ लिया कि क्लासिकल फिजिक्स में जो भूमिका पोजीशन वेक्टर की है, सिमिलरली वही रोल क्वांटम फिजिक्स में किसका है? साई का है, ठीक है ना। और साई के लिए आपने एक बात ये समझ ली कि साई क्या करता है, जैसे आर था क्लासिकल फिजिक्स में, वो क्या दर्शा रहा था? उस पूरे सिस्टम की, जो पार्टिकल है या वो जो पूरा सिस्टम है, उसकी अवस्था को, उसकी स्टेट को दर्शा रहा था। तो ठीक उसी प्रकार से जो आपका वेव फंक्शन है वो भी क्वांटम मैकेनिकल जो सिस्टम है उसकी पूरी स्टेट यानी उसकी अवस्था को दर्शाएगा। तो इसलिए देखो, ये जो आपका साई होता है, इसके अलग अलग नाम है। इसको हमने वेव फंक्शन तो हम कहते ही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसको आप स्टेट फंक्शन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन, यानी ये उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जिसके लिए हम इसको परिभाषित कर रहे हैं उसकी अवस्था को दर्शाता है। इसके अलावा इसका एक नाम और है, इसको हम कहते हैं स्टेट वेक्टर। अब आप ये सोचेंगे वेक्टर क्या है? आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप ये प्राप्त करोगे कि वो सारे के सारे जो हमारी वेक्टर कैलकुलस होती है, जिस प्रकार से वेक्टर बिहेव करता है, लगभग उसी प्रकार से ये साई भी क्या करेगा? आपको बिहेव करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर चीजें समझने में बहुत आसान रहेगी आपके। अगर आपको वेक्टर अच्छे से पता है तो वेक्टर एनालॉजी का यूज करते हुए हम इस साई के कई सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकेंगे। तो साई को आप क्या क्या कह सकते हो? इसको हम वेव फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम स्टेट वेक्टर भी कह सकते हैं। अल्टीमेटली साई क्या दर्शाता है? साई उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को दर्शाता है, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको एक लाइन ये भी कही थी कि वंस यू नो साई देन यू नो एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम। अब हम इसको थोड़ा आगे अच्छे से देखते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। याद आपको क्या रखना है कि साई इन जनरल क्या होता है? हमेशा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है इन जनरल, ठीक है ना। इसलिए जब हम वेक्टर से कैलकुलेशन करेंगे या एनालॉजी करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें वेक्टर में एज इट इज वो उसमें फॉलो हो जाए, क्योंकि वेक्टर में आप इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बातें नहीं करते हो। मैक्सिमम चीजें तो आपको फॉलो होते हुए नजर आएगी, लेकिन कुछ डिफरेंस भी नजर आएंगे। वो डिफरेंस किस वजह से नजर आएंगे? इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के वजह से नजर आएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे मैंने कुछ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से नोट कीजिए। मैं पढ़ देता हूं, आप नोट कर लीजिए। द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। मैंने बता ही दिया कि जो वेव फंक्शन होता है वो उस क्वांटम मैकेनिकल जो सिस्टम है उसकी स्टेट यानी उसकी अवस्था को दर्शाता है। एंड कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिस्टम। और क्या मतलब हो गया कि उस वेव फंक्शन में उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती है वो विद्यमान होती है, ठीक ना। वो सारी सूचनाएं वो लिए हुए होता है। फिर आगे क्या लिखा है देखो, इन जनरल, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई, इन जनरल ये इज यहां आएगा। इन जनरल साई इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हम जानते हैं, एंड हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये बड़ा विचित्र सी बात है। अभी तो आपने कहा था कि साई सब कुछ है और यहां पर आप कह रहे हो कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है। समझिए इस चीज को वापस से। मैं कह रहा हूं इन जनरल साई इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, यानी जब हम साई को बाई इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार, जब आप क्या करोगे, इस साई को इस साई स्टार से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा मोड साई स्क्वायर, जो कि क्या है? एक रियल क्वांटिटी है, जो कि क्या है? रियल क्वांटिटी। ये लिखा है देखो, साई स्टार इट गिव्स अस ए रियल क्वांटिटी मोड साई स्क्वायर विच हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो यहां पर हमें एक चीज अब ध्यान क्या रखनी है कि साई का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है जब तक कि
मोड साई स्क्वायर आप प्राप्त ना कर लो। तो जो रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो किसका होता है? मोड साई स्क्वायर का होता है। तो आप ये पूछोगे कि जब साई का अर्थ ही नहीं तो हम साई के पीछे क्यों पढ़े? अरे भाई, मोड साई स्क्वायर निकलेगा कब? जब आपको साई पता होगा तभी तो मोड साई स्क्वायर निकलेगा। इसीलिए हमने इन चीजों को समझाया। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट तो साई है, लेकिन साई अपने आप में अर्थ कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अर्थ कब देगा? जब उसको आप उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, आपको एक रियल क्वांटिटी मिलेगी। वो रियल क्वांटिटी क्या दर्शाएगी, उसको अब हमें आगे समझना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत एक ब्रेक थ्रू की तरह काम करेगा। मैक्स बॉर्न नाम के एक साइंटिस्ट आएंगे, वो कंप्लीटली क्या करेंगे, ये जो मोड साई स्क्वायर है इसको इंटरप्रीट करेंगे, यानी इसको समझाएंगे कि ये मोड साई स्क्वायर आपको क्या प्रदान कर रहा है। तो यहां तक ये पैराग्राफ समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट यही चीज आपको नोट करनी है वेव फंक्शन के बारे में। अगर आपसे पूछे व्हाट इज वेव फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे? यही लाइन, द वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, एंड कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक आर से कंपेयर कीजिए। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब हमारा अगला काम क्या होगा? अब हमारा अगला काम होगा कि ये जो मोड साई स्क्वायर है इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम समझते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही आपको वेव फंक्शन के बारे में और अच्छे से जानकारी पता चलेगी। और आप जैसे ही उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझ जाओगे, आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि क्लासिकल वर्ल्ड और क्वांटम वर्ल्ड में किस प्रकार से डिफरेंस आपको नजर आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम इसको क्या है। यहां पर मैंने देखो कुछ लिखा है, इसको हम पहले नोट करते हैं फिर इसको समझते हैं। अब देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोड साई स्क्वायर या इसका मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ मोड साई स्क्वायर। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से एक बार पढ़िए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट एनी पोजिशन आर एंड एट एनी टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड साई स्क्वायर। क्या है, समझिए इसको। आपको एक चीज पता है कि क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि क्वांटम फिजिक्स में सर्टेनिटी कुछ नहीं है। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी जो इवेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्लेस पर अकर होगा, यानी घटना घटेगी। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कोई भी इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम और जगह पर घटेगा। हम कहते हैं कि उस इवेंट की उस पर्टिकुलर टाइम और उस पर्टिकुलर पोजीशन पर घटने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। सिंपल सा एग्जांपल समझिए। आपको पता है कि ये आपके एटॉमिक मॉडल में आप जानते हो ये न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है वो कहां पर स्थित होगा? तो हम सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं बता सकते। हम क्या कहते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आपने एक शब्द सुना होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वहां उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है आपका, वहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है। मेजरमेंट में 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, और जब 100% एक्यूरेसी नहीं होगी तो उसके लिए जो वर्ड काम मिलेंगे वो काम मिलेंगे प्रोबेबिलिटी। आप केवल एक संभावना जता सकते हो, ठीक है ना, कि ये चीज यहां हो रही है। अब वो संभावना और प्रोबेबिलिटी का मान आप जानते हो क्या होता है? 0 से 1 के बीच में। अगर प्रोबेबिलिटी का मान 0 के नजदीक है, इसका मतलब उस इवेंट के वहां घटने की या उस इवेंट के अकर होने की संभावना कम है, और अगर उसका मान 1 के नजदीक है तो उस इवेंट के वहां घटित होने की संभावना ज्यादा है। बात हम हमेशा किस में करेंगे? प्रोबेबिलिटी में करेंगे। तो अब समझिए आप, ये क्या कह रहा है? मैक्स बॉर्न कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट है जिसको आपने r, t कह दिया, ठीक है ना। कोई पॉइंट r है, कोई ना कोई जगह से हम इसका मेजरमेंट करेंगे r, t। तो यहां पर अगर आप मोड साई स्क्वायर निकालते हो तो मोड साई स्क्वायर क्या दर्शा रहा है कि जो भी पूरा सिस्टम है या जो भी पार्टिकल है उसका इस जगह पर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? इस मोड साई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी इस पॉइंट पर आप साई को निकालिए, फिर उसका मोड साई निकालिए, मोड साई स्क्वायर का मान आप देख लीजिए, वो मान ही आपको क्या दर्शाएगा? इस जगह पर उस कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाएगा। वो मान अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उस कण के यहाँ पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा है, और अगर उसका मान कम है तो उस कण के पाए जाने की प्रायिकता यहाँ पर क्या है? कम है। ठीक है, अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज तो आप क्या समझ गए? प्रोबेबिलिटी शो होगी केवल, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट और एक पर्टिकुलर टाइम पर कण के पाए जाने की। अब देखिए यहां पर आप एक चीज थोड़ी सी नोट कीजिए, मैं लिखता हूं इसको। ये जो आपका है साई r t मोड स्क्वायर, इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है
इसके लिए लिया जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या लिया जाता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अब यहां पर देखो मैं कुछ 2-3 चीजें और डिफाइन करता हूं। जैसे मैंने 1D की बात करता हूं, साई एक्स टी मोड स्क्वायर, इसको अगर मैं dx से मल्टीप्लाई करता हूं, dx क्या है? dx को आप समझिए, dx का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कोई पोजीशन है x और ये कोई पोजीशन है x प्लस dx, तो dx आपकी ये डिस्टेंस हो गई, ये एक रेंज हो गई dx। तो अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट x पर मुझे साई एक्स टी पता है और उसको मैं क्या करता हूं, उस रेंज से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्वांटिटी मुझे क्या शो करेगी? आप देखिएगा, ये शो करेगी पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या शो करेगी? पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। है क्या इसका मतलब? अब आप देखो, आपको पता है कि कोई भी जो पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल, वो किसी स्थान पर एग्जैक्टली होगा ये हम नहीं कह सकते। वो हमेशा क्या होता है? एक रेंज में होता है, यहां से लेकर के यहां तक वो कहीं भी स्थित हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, पार्टिकल यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, पार्टिकल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां उसके होने की संभावना ज्यादा होगी और कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां उसके होने की संभावना कम होगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो आपको क्या करना है, इस पूरी रेंज में, इस पूरी रेंज के लिए आप क्या करोगे? मोड साई स्क्वायर का मान निकालोगे। मोड साई स्क्वायर का मान जहां पर ज्यादा मिल जाएगा वहां पर आप कह दोगे उस पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये इसका अर्थ है। तो आप जिस रेंज से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, मोड साई स्क्वायर को आप जिस किसी भी रेंज से मल्टीप्लाई करोगे तो उस रेंज में पार्टिकल के पाए जाने की आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अगर इसका मान ज्यादा है तो इस रेंज में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और अगर इसका मान कम है तो इस रेंज में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप। पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसके लिए आप एक शब्द, इसको और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना हो तो मैं इसके लिए एक लाइन और लिख सकता हूं। ये जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो, देखो प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन रेंज dx। यानी ये जो dx रेंज है, इसमें कण के पाए जाने की प्रायिकता को हम कैसे निकालेंगे कि उस dx से उस मोड साई स्क्वायर को आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक एग्जांपल और देखिए आप थोड़ा सा अच्छा। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ग्राफ बनाया इस तरह का, ये मान लीजिए आपका, इधर तो आपने ले लिया मोड साई स्क्वायर, इधर ले लिया x, ये आपका कोई इस तरह का कोई ग्राफ बना, और आपने कोई दो रेंज ले ली, एक तो ये ले ली a और ये ले ली b, और आपने कहा कि भाई ये जो a और b वाला एरिया है, इस एरिया में क्वांटम पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था एक स्मॉल रेंज देखी थी dx। उस dx में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? मोड साई स्क्वायर इंटू dx। अब आप a से b में निकालनी है, तो तरीका क्या है? देखो, a से b को आप क्या करोगे? इसे छोटे 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 dx पार्ट में क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे, और उन सभी में निकाल करके सबको जोड़ दोगे। तो आपको पता है समेशन दो तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस समेशन जिसको हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, एक होता है डिस्क्रीट समेशन जिसको हम समेशन लगा के सॉल्व करते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट है, तो यहाँ पर एक तरह की क्या है? कंटिन्यूटी है। तो इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, ये आपका मोड साई स्क्वायर dx, ये तो हो गया एक रेंज dx में पाए जाने की प्रायिकता। मुझे कहां से कहां तक चाहिए? मुझे a से b तक चाहिए। तो अगर मैं इस क्वांटिटी का a से b के बीच में इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो ये पूरी जो क्वांटिटी होगी ये क्या दर्शाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल बिटवीन a एंड b। अब मेरे हिसाब से पिक्चर आपके और क्लियर हो रही होगी कि ये मोड साई स्क्वायर बता क्या रहा है। मोड साई स्क्वायर केवल एक चीज बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल, बस। जैसे वहां पर r था ना, r क्या दिखाता रहा? क्लासिकल फिजिक्स में r क्या दर्शा रहा था? r दर्शा रहा था पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, लेकिन यहां पर सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा भी हो सकती है और वो कम भी हो सकती है। तो इस क्वांटिटी को आप क्या लिखोगे? देखो सेम वही बात इसके लिए लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल बिटवीन a एंड b। तो ये हमने समझ लिया। अब अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हो, तो जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा RT, और अब dx नहीं होगा, अब क्या होगा? dx dy dz। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dx dy dz। इसको आप, ये जो dx dy dz है, इसको हम d टो भी दर्शाते हैं। d टो मतलब एक वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, जो dv लिखते हैं ना, dv dv dx dy,
dz, उसी प्रकार से ये d टो कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीज लिखो, चाहे आप इसको d टो लिखो, दोनों एक ही बात है। ये हम बात कर रहे हैं किसमें, ये हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल 3D स्पेस में। किसमें कर रहे हैं, 3D स्पेस में। तो मेरे हिसाब से आपको वेव फंक्शन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो बहुत आसानी से और बहुत कॉन्सेप्ट से मिल गई होगी। इन लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बिना चीज़ें कंफ्यूज करेगी। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो लगता बहुत ईजी है, होता बहुत टफ है समझ में, लगता बहुत आसानी से आ रहा है लेकिन समझ में आता नहीं है, बड़ा ही कन्फ्यूजन सा मामला है, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि एकदम नई चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने चीज़ों को ढंग से समझा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और हम यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट को मिस करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। किसी भी सूरत में हम कॉन्सेप्ट को मिस करेंगे ही नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी वेव फंक्शन के बारे में। अब वेव फंक्शन के संदर्भ में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उनको भी आप समझ लीजिए। 2-3 टर्मिनोलॉजी है जो बार बार काम में आती है। एक आपने सुना होगा नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, एक आपने सुना होगा ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन, और एक आपने सुना होगा ऑर्थो नॉर्मेलिटी ऑफ वेव फंक्शन। ये क्या क्या होते हैं, इनके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, उनको भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। आप देखिए एक बार, मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। आप हमेशा ध्यान रखिए, क्वांटम फिजिक्स में आप जब भी आगे बढ़ेंगे, आप मान लीजिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि जो गिवन वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपने एक प्रकार से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस चीज़ को सेट कर लिया, अब आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हो, बस ये चीज़ है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि गिवन वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं। अगर है तो वो हम कैसे चेक करेंगे, और अगर नहीं है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। 2 चीज़ें हैं, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, तो होना चाहिए के लिए 2 कंडीशन, चेक करो है या नहीं। दूसरा, अगर नहीं है तो कैसे बनाओगे। तो यहां पर एक चीज आप नोट कर लीजिए कि वेव फंक्शन में कुछ लाइन लिख देता हूं, उसको आप नोट कीजिए पहले। देखो मैंने यहां पर लिखा है ए वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। तो यहां पर मैं कंडीशन लिख रहा हूं, आप इसको देखिए, ये कंडीशन में लिख रहा हूं साई स्टार साई डी टो, यहां पर मैंने लिखा है ऑल स्पेस इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन है कि कोई भी वेव फंक्शन है, आपको चेक करना है वो नॉर्मलाइज है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस वेव फंक्शन के लिए साई तो दिया हुआ है, साई स्टार हम निकालेंगे और उसका हम क्या करेंगे ऑल स्पेस। ऑल स्पेस का मतलब हो गया कि लिमिट होगी आपकी -∞ टू +∞। ये इन जनरल है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए हमने पहले देखा था कि वेव फंक्शन आपको ए से बी के बीच में ही निकालना है, तो ये लिमिट हो जाएगी ए टू बी। इन जनरल आपको लेनी है लिमिट -∞ टू इनफाइनाइट। याद रखिए क्वांटम फिजिक्स में इन जनरल जो लिमिट होती है आपकी वो होती है -∞ टू +∞। अब वेव फंक्शन जहां जहां है वहां वहां लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए। सपोज कीजिए आपका वेव फंक्शन ए से बी के बीच में है, तो -∞ टू ए और b टू +∞, वहां तक वेव फंक्शन ही नहीं है, तो उस लिमिट में इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिमिट को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इन जनरल लिमिट होती है -∞ टू +∞। तो चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप ये कंडीशन अप्लाई कीजिए। अगर इसका मान 1 आ रहा है तो गिवन वेव फंक्शन क्या है आपका नॉर्मलाइज्ड है, और अगर 1 नहीं आ रहा है तो आपको नॉर्मलाइज्ड बनाना पड़ेगा। बनाओगे कैसे, सिंपल चीज आप देख लीजिए, साई है, अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो आप क्या कीजिए, यहां पर किसी ए से मल्टीप्लाई कीजिए। ये ए क्या है आपका, ये ए है आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। फिर आप क्या करोगे, साई स्टार निकालोगे, तो साई स्टार क्या होगा आपका ए स्टार और जो भी क्वांटिटी उसका स्टार। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे साई स्टार साई डी टू, ठीक है ना। इसको 1 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 होता है तो वो नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज नहीं है तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करोगे। जैसे ही कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये ए स्टार और ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोड ए स्क्वायर जो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है वो एज इट इज रह जाएगी इजिकल टू 1। फिर इस पूरे इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे, मोड ए स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ये इसका अपॉन में चला जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आगे प्रैक्टिस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। चीज क्या ध्यान रखनी है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है साई स्टार साई डी टू इजिकल टू 1 ऑल स्पेस, बस ये ध्यान रखना है। चेक क्या करना है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, करने का तरीका ये, नहीं है तो इस तरह से बनाना। तो ये कंडीशन होगी आपकी नॉर्मलाइजेशन की। इसको आप वेक्टर से भी समझ सकते हो। जैसे आपको पता है वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आपको पता है i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। लेकिन अगर आप i डॉट j करते हो तो वो हमेशा क्या आता है 0।
उसका मतलब क्या है कि वेक्टर i और j क्या है, दोनों ऑर्थोगोनल है। तो पहली कंडीशन तुमने नॉर्मलाइजेशन की समझ ली, ठीक है ना, एक तरह से i डॉट i इक्वल टू 1 वाली कंडीशन ही है। अगली कंडीशन हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनलिटी ऑफ वेव फंक्शन। तो बिल्कुल वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए कि अगर कोई वेक्टर a और b का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, दोनों वेक्टर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। तो यहां पर भी अगर यहां पर तो हमने सिंगल वेव फंक्शन लिया नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि नॉर्मलाइज तो हमें केवल एक सिंगल वेव फंक्शन को करना पड़ता है, लेकिन जब हम ऑर्थोगोनलिटी चेक करेंगे तो वो हम दो वेव फंक्शन की चेक करेंगे। भाई कोई भी चीज लंबवत होगी तो लंबवत अकेला, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, ये अकेली किसके लंबवत है, जब तक कि कोई दूसरी क्वांटिटी ना हो। तो आगे आप देखिए मैंने क्या लिखा है, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। तो मैंने क्या लिखा है, इफ साई एंड फाई आर टू वेव फंक्शन, दो वेव फंक्शन होने जरूरी है। और अगर यहां पर मैं एक कंडीशन लिखूंगा, अगर उस कंडीशन को वो फॉलो करते हैं तो हम कह देंगे दोनों क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है आपकी साई स्टार फाई D2, और ये हम निकालेंगे किस पर, ऑल स्पेस पर, और ये आनी चाहिए आपकी 0। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आप जानते हो वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, वेक्टर से एनालॉजी कीजिए, i डॉट j का मान अगर 0 है तो i और j क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार से साई स्टार फाई दो वेव फंक्शन है, अगर इस क्वांटिटी का मान 0 है तो ये दोनों वेव फंक्शन साई और फाई क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनलिटी। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे हम, और उसके लिए एक शब्द कहां मिलेंगे, ऑर्थोनॉर्मेलिटी। वो कंडीशन क्या होती है उसको भी आप ध्यान रखिए, मैंने लिखा है देखो आगे, ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। तो ऑर्थोनॉर्मेलिटी में क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल भी चेक करना है और नॉर्मलाइज भी चेक करना है। तो आपको अगर केवल नॉर्मलाइज चेक करना है तो दोनों वेव फंक्शन सेम चाहिए, और ऑर्थोगोनल चेक करना है दोनों वेव फंक्शन डिफरेंट चाहिए। तो हम यहाँ पर दो डिफरेंट वेव फंक्शन लेंगे और ये बताएंगे कि वो कब ऑर्थोगोनल होंगे और वो कब नॉर्मलाइज्ड होंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर दो वेव फंक्शन लिखे, क्या क्या, एक तो लिखा है साई आई और एक साई जे, दोनों डिफरेंट वेव फंक्शन है, ठीक है ना। आर टू वेव फंक्शन देन ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन इज, क्या है उस कंडीशन को देखिए, ये ऑल स्पेस तो चलेगा ही चलेगा, ये हो जाएगा साई आई स्टार साई जे D2 इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ये डेल्टा आई जे क्या मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो आई है आपका, आई एक इंडिस है जिसका मान चलेगा 1 2 3 आगे तक, और जे है उसका मान भी चलेगा 1 2 3 आगे तक, ठीक है। और इस डेल्टा आई जे को हम कहते हैं क्रोनिकर डेल्टा, ये एक स्पेशल प्रकार का सिंबल है। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है डेल्टा आई जे, इसका मान होता है 0 कब, जब i इज नॉट इक्वल टू j, और इसका मान होता है 1 कब, जब i इज इक्वल टू j। अब देखिए आप कैसे, ये एक ही कंडीशन आपको नॉर्मलाइज भी बता रही है और ऑर्थोगोनलिटी भी बता रही है। अब आप देखिए i और j को सेम लीजिए, सपोज करो i भी 1 और j भी 1, तो ये क्या हो गया, साई 1 स्टार साई 1 D2। तो जब i और j दोनों सेम है तो इसका मान क्या है, 1 है, तो ये 1। तो ये कंडीशन क्या होगी, देखो जब i और j दोनों बराबर हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो साई आई स्टार साई आई D2 इज इक्वल टू 1, ये ऑल स्पेस। तो ये कंडीशन किसकी है, देखो नॉर्मलाइजेशन की है या नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में क्या था, साई स्टार साई D2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी सेम है, डिफरेंस नहीं है दोनों, क्योंकि दोनों आई आई है, दोनों सेम वेव फंक्शन है। और अब आप मान लीजिए लेते हो i इज नॉट इक्वल टू j, तो ये क्या हो गया आपका, मुझे बताओ, ये हो गया ऑल स्पेस, ये साई आई स्टार, ये साई जे D2। और जब i इज नॉट इक्वल टू j है तो इस डेल्टा आई जे की परिभाषा ही क्या है, 0, तो इसका मान हो गया 0। और आप जानते हो कि कोई भी दो डिफरेंट वेव फंक्शन के लिए अगर इसका मान 0 आ रहा है तो वो दोनों वेव फंक्शन कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये एक साथ कंडीशन हो गई किसकी, ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। किसके द्वारा समझाई हमने, क्रोनिकर डेल्टा के द्वारा समझाइए। इस क्रोनिकर डेल्टा की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिख दी है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ चूंकि आपने ग्रेजुएशन की है तो ये सामान्य चीजें आपको आनी चाहिए, फिर भी अगर नहीं आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है ना, तो वापस से मैं आपको कह रहा हूं कि जो BA से थर्ड ईयर की लेक्चर सीरीज के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिए हैं, उनको आप अच्छे सुनिए, छोटे छोटे वीडियो 20-20 15-15 20-20 मिनट के, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ये हमने वेव फंक्शन को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस लेक्चर का QR कोड भी जनरेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। आप ये मान के चलिए 2-3 लेक्चर की और बात है, जिससे हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सीधे हमारे सेमेस्टर के सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। आप चीजों को समझते रहिए, बिना समझे चीजें आसानी से होने वाली नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आराम से आप पूछ लीजिए। तो ये इस पूरे लेक्चर का QR कोड है, ठीक है ना, इसको आप लेक्चर के नेम से सेव कर लीजिए अपने स्क्रीनशॉट लेकर के, ताकि आपकी चीजें बाद में पैनल PDF को प्राप्त करने में आसानी हो। थैंक यू।